नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सिविल सेवा कार्यकरण काल नियम 1981 यानी राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 के जो एमसीक्यूज अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कार्यकरण काल नियम बनाए गए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से अनुच्छेद जो उसको शक्तियाँ प्रदत्त है, तो उसका उपयोग करके जो राज्यपाल है, गवर्नर है राजस्थान का, उनने जॉइनिंग टाइम रूल्स बनाए हैं। तो वो कौन से अनुच्छेद में प्रदत्त शक्तियाँ थी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा अनुच्छेद 309 के परंतु। मतलब 309 जो अनुच्छेद होगा उसमें जो परंतु होगा उसमें जो शक्तियाँ प्रदत्त है उसके हिसाब से ये रूल्स बने हैं अपने। फिर क्वेश्चन सेकंड है, राजस्थान सिविल सेवा कार्यकरण काल नियम 1981 की अधिसूचना किस दिनांक को जारी की गई। मतलब राजस्थान सिविल सेवा जो कार्यकरण काल नियम है 1981, मतलब राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो किस दिनांक को जारी हुई, किस दिनांक को वो इश्यू हुई थी, कौन सी डेट को। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा 17 मार्च 1981। मतलब 17 मार्च 1981 की तो इसका नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था और 1 अप्रैल 1981 से ये लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो ये, राजस्थान सिविल सेवा कार्यकरण काल नियम 1981 किस दिनांक से प्रभावशील हुए, मतलब किस दिन से ये लागू हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 1 अप्रैल 1981 से। 1 अप्रैल 1981 से ये नियम लागू किए गए हैं राजस्थान में। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, राजस्थान सिविल सेवा कार्यकरण काल नियम 1981 निम्न में से किस पर लागू नहीं है। मतलब ये नियम जो हैं ये किस पर लागू नहीं है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो ये तीन ऑप्शन है तीनों पर लागू नहीं है। कौन कौन, कार्यरत कर्मचारियों पर, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान वाले कर्मचारियों पर, अनुबंधित कर्मचारियों पर। मतलब जो कार्यरत कर्मचारी होंगे उन पर भी वर्क चार्ज जिनको बोलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन पर ये लागू नहीं है। जो आकस्मिक व्यय मद से मतलब कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर जो हेड होगा उससे जो उनको भुगतान मिलता है ऐसे कर्मचारियों पर भी ये लागू नहीं होगा। और जो अनुबंधित कर्मचारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगे हुए हैं उन पर भी ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, कार्यकरण काल से अभिप्राय है। मतलब जो ज्वाइनिंग टाइम जो पीरियड आपको मिलता है उससे क्या मतलब है, क्या अभिप्राय होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा नए स्थान पर पद ग्रहण करने के लिए दिया गया समय। मतलब कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे स्थान पर, तो नए स्थान पर जाने के लिए जो आपको टाइम लगेगा ज्वाइन करने में, जितना टाइम आपको लगता है तो उस समय को जो अवधि होगी उसको कार्यकरण काल कहा जाता है, ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, कार्यकरण काल कब स्वीकार किया जाता है। मतलब ज्वाइनिंग टाइम कब सैंक्शन किया जाता है, कब वो आपको दिया जाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपरोक्त सभी। मतलब तीनों कंडीशन में मिलेगा। कब कब, जनहित में स्थानांतरण होने पर, 180 दिन से ज़्यादा अवधि के अस्थायी स्थानांतरण पर और पदोन्नति पर, स्थान परिवर्तन होने पर। मतलब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफ़र हो गया, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसकी खुद की एप्लीकेशन पे नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 180 दिन से ज़्यादा अवधि के अस्थायी स्थानांतरण पर, मतलब 180 दिन तक अस्थायी मतलब टेम्प्रेरी किसी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कार्यकरण काल नहीं मिलता है। लेकिन 180 दिन से ज़्यादा अगर टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र भी हुआ है तो भी उसको कार्यकरण काल मिलेगा। और पदोन्नति पर, स्थान परिवर्तन होने पर, मतलब उसके जो प्रमोशन होएगा उस पर भी, अगर उसका प्रमोशन के बाद उसको दूसरी जगह लगा देते हैं स्थान परिवर्तन करके, तो भी उसको कार्यकरण काल दे होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन सेवंथ, कार्यकरण काल किस स्थिति में नहीं दिया जाता है। मतलब ज्वाइनिंग टाइम जो पीरियड होगा, जो ज्वाइनिंग टाइम जो अवधि आपको मिलती है वो कब नहीं मिलेगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा वापस से उपरोक्त सभी। मतलब तीनों सिचुएशन में नहीं मिलेगी। मतलब 180 दिन से कम समय के अस्थायी स्थानांतरण पर, कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना पर, स्थानांतरण पर, नवीन नियुक्ति पर, पद का कार्य ग्रहण करने पर, यदि पूर्व में किसी अन्य पद पर नियोजित नहीं हो। मतलब वही अपन ने बात की थी अभी, 180 दिन तक का अगर कोई अस्थायी ट्रांसफ़र होगा तो उसको कार्यकरण काल नहीं मिलता है। कोई कर्मचारी खुद बोलता है मुझे इस स्थान पर ट्रांसफ़र कर दो या दूसरी जगह लगा दो, मेरे ट्रांसफ़र कर दो, स्वयं की प्रार्थना पर उसके ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। और किसी की नवीन नियुक्ति हो, मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट हो और उसको पदभार ग्रहण करने के लिए जो टाइम, पदभार ग्रहण करने में जो टाइम मिलेगा वो ज्वाइनिंग टाइम में काम नहीं आएगा यदि वो पूर्व में किसी अन्य पद पर नियोजित नहीं हो। मान लो अगर वो किसी और पद पर लग रखा हो पहले में और फिर उसकी वापस से किसी और नियुक्ति में उसको पद मिलता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। फिर क्वेश्चन 8 है, कार्यकरण काल की देयता संबंधित नियम निर्धारित है। मतलब ज्वाइनिंग टाइम पीरियड देने के संबंध में कौन से रूल्स में प्रावधान है, कहाँ निर्धारित है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा राजस्थान सिविल सेवा कार्यकरण काल नियम 1981 के नियम 4। मतलब जो राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है 1981, उसके जो रूल नंबर 4 है उसमें इसकी देयता के संबंध में निर्धारण किया हुआ है किसको देय है। फिर क्वेश्चन 9 है, कार्यकरण काल नियम पर देय नहीं है। मतलब
निम्न सिचुएशन में कार्यकरण काल नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 180 दिन तक की अवधि के अस्थायी स्थानांतरण पर। अपन ने अभी तक बात की जैसे कि 180 दिन तक का कोई टेम्परेरी ट्रांसफ़र होएगा तो उसको कार्यकरण काल नहीं दिया जाएगा, जबकि नए पद पर स्थानांतरण होने पर उसको दिया जाएगा। मतलब पुराने पद से नए स्थान पर जाने के लिए उसको कार्यकरण काल दिया जाएगा। सरकार द्वारा अधिकृत घोषित राज्य कर्मचारी को नए पद पर अंतर्लीन करने पर, मतलब कि कहीं पर एक्स्ट्रा, मतलब उसको सरप्लस घोषित कर दिया जाए कर्मचारी को कि एक्स्ट्रा हैं तो, और उनको नए पद पर लगा देते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो भी उसको कार्यकरण काल मिलेगा नए पद पर ज्वाइन करने के लिए। विभाग में पद में कटौती होने पर हटाने के बाद यदि कर्मचारी 30 दिन के भीतर नए पद पर कार्यकरण करे, मतलब किसी पद में कटौती कर देते हैं, संस्थापन में कमी कर देते हैं सरकार, और वो किसी और नए पद पर उसको दूसरे ऑफिस में लगा देते हैं, तो 30 दिन के भीतर अगर वो नए ऑफिस में ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसको कार्यकरण काल दिया जाता है। फिर क्वेश्चन 10 है, एक राज्य कर्मचारी को कितने दिन तक के लिए अस्थायी स्थानांतरण होने पर कार्यकरण काल नहीं दिया जाएगा? तो ये अपन इतनी देर से बात ही कर रहे हैं कितनी दिनों की टेम्परेरी ट्रांसफ़र पर कार्यकरण काल नहीं दिया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 180 दिन। 180 दिन तक के अस्थायी ट्रांसफ़र कार्यकरण काल नहीं दिया जाता है। फिर क्वेश्चन 11 है, एक ही स्थान या दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर कर्मचारी के आवास में परिवर्तन नहीं हो तो कार्यकरण काल कितनी अवधि का स्वीकृत किया जाता है? मतलब एक ही स्थान पर उसका ट्रांसफ़र हो या दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो, लेकिन उस ट्रांसफ़र की वजह से उसके रेजिडेंस में, आवास में कोई परिवर्तन नहीं हो, पुराने आवास में ही रह रहे, तो कार्यकरण काल कितनी अवधि तक का स्वीकृत हो सकता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, एक दिवस का उसको कार्यकरण काल दिया जा सकता है इसी सिचुएशन में। फिर क्वेश्चन 12 है, एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण पंचायत से 2 किमी की दूरी पर हो परंतु आवास परिवर्तन नहीं हो तो कितना कार्यकरण काल दिया जा सकता है? तो ये भी सेम सिचुएशन है, वही कि नगर पालिका की सीमा में हो, नगर परिषद की सीमा में हो, या पंचायत से 2 किमी की दूरी पर हो लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं हो, इन तीनों ही सिचुएशन में तो उसको जो कार्यकरण काल दिया जाएगा वो 1 दिवस का ही दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 13 आएगा, एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 1100 किमी की दूरी के स्थान पर किया गया, उसके लिए कर्मचारी द्वारा 300 किमी सड़क मार्ग से दूरी रेल मार्ग से जुड़े नहीं होने के कारण तय की गई, तो कर्मचारी को कितना कार्यकरण काल देय होगा? मतलब किसी भी कर्मचारी को नए जगह पर जहाँ लगाया है वो 1100 किमी दूर है पुराने वाले जगह से, और उसके लिए कर्मचारी को 300 किलोमीटर की यात्रा जो है वो सड़क मार्ग से करनी पड़ी है और रेल मार्ग से नहीं जुड़े होने के कारण, तो कर्मचारी को कितना कार्यकरण काल देय होगा? तो अपन ने बात की थी, 3 सिचुएशन देखी थी। 1000 किलोमीटर तक अपने को 10 दिवस का कार्यकरण काल देय होगा, 1001 से 2000 तक के बीच के लिए 12 दिन का, और 2000 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी अगर उसकी नए स्थान की है तो उसको 15 दिवस का कार्यकरण काल दिया जाता है। लेकिन अगर 200 किलोमीटर की लगातार सड़क मार्ग से यात्रा उसको करनी पड़ती है तो उस सिचुएशन में 15 दिवस का उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो यहाँ देखो बीच वाली सिचुएशन है, कंडीशन बी है, 1001 से लेकर 2000 के बीच में उसका जो दूरी है वो इतनी है और 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसको यात्रा करनी पड़ी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 15 दिवस। 15 दिवस का उसको कार्यकरण काल दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 14 था, एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 20 किमी की दूरी पर किया गया, कर्मचारी को कितना कार्यकरण काल देय होगा? मतलब 20 किमी दूरी पर उसका स्थानांतरण हुआ है, जो पुराने ऑफिस से नए ऑफिस की जो दूरी है वो 20 किमी की है, तो यहाँ कितना उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? तो ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, 1000 किमी से कम है तो, और उसको 200 किलोमीटर से ज़्यादा भी नहीं हो रहा है कोई सड़क या मार्ग से यात्रा, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 10 दिवस। 10 दिवस का कार्यकरण काल देय होगा उसको। फिर क्वेश्चन 15 है, एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 300 किमी की दूरी पर किया गया और उसके द्वारा 40 किमी की दूरी सड़क मार्ग से तय की गई, उसको कितना कार्यकरण काल देय होगा? तो ये यहाँ कंडीशन ए फर्स्ट जो थी उसमें आएगी, 1000 किमी से कम दूरी पर उसका ट्रांसफ़र हुआ है और 200 किमी से ज़्यादा उसको सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करनी पड़ रही क्योंकि 40 किमी की उसने सड़क मार्ग से यात्रा की है। तो यहाँ कंडीशन एक ही रहेगी फर्स्ट वाली, तो जो उसमें जो इसको मिलेगा कार्यकरण काल वो मिलेगा 10 दिवस का, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर, 10 दिवस का ही उसको कार्यकरण काल देय होगा। फिर क्वेश्चन 16 है, राज्य कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण होने पर एक नए पद पर कार्यकरण करने के लिए 400 किमी की दूरी के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की गई, कर्मचारी को कितना कार्यकरण काल दिया जाएगा? मतलब किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ नए पद पर उसको और वो उसको जो 400 किमी की दूरी है वो सड़क मार्ग से उसने पूरी की है, सड़क मार्ग से उसको जाना पड़ा वो जो ज्वाइन करने के लिए, तो उसको कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? तो ये कैटेगरी फर्स्ट में ही आ रही है, लेकिन इसमें वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा उसको सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ रही है, तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे 2 दिन। वैसे 10 दिन मिलते हैं लेकिन अब यहाँ 200 किलोमीटर से ज़्यादा उसने सड़क मार्ग से यात्रा की है तो 12 दिवस का उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा।
फिर क्वेश्चन 17 है, कर्मचारी का 2000 किमी से अधिक दूरी पर स्थानांतरण और 200 किमी से अधिक सड़क मार्ग से यात्रा करना आवश्यक हो तो कार्यग्रहण काल देय होगा। मतलब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर उसका ट्रांसफ़र हुआ है और उसको जो सड़क मार्ग से यात्रा है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कार्यग्रहण काल कितना मिलेगा। तो ये कैटेगरी थर्ड वाली हो गई जिसमें 2000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करनी पड़ रही है। तो यहाँ 15 दिवस का उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, लेकिन अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा भी यात्रा वो करता है तो भी उसमें 15 ही दिन है। मैक्सिमम जो अपने कार्यग्रहण काल मिलता है वो 15 दिवस का रहता है, तो यहाँ इसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सड़क मार्ग से 200 किलोमीटर से ज़्यादा भी यात्रा वो कर रहा है तो यहाँ टोटल उसको जो मैक्सिमम कार्यग्रहण काल मिलेगा वो 15 दिन का ही मिलेगा। फिर क्वेश्चन 18 है, राज्य कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहा था, उसका स्थानांतरण पूर्व पद से 400 किमी दूरी पर किया गया तो उसे कार्यग्रहण काल देय होगा। मतलब कोई अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर मतलब आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहा था और उसका स्थानांतरण वापस पूर्व पद से 400 किमी दूरी पर किया गया तो उसका कार्यग्रहण काल देय होगा। मतलब कोई पहले से आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहा था, उसको जो मतलब पोस्टिंग नहीं मिली थी वो वेट ही कर रहा था, फिर इतने में उसको जो स्थानांतरण है वो जो पहले के पद जहाँ से उसको APO किया गया था वहाँ से उसको 400 किमी दूर भेज देते हैं तो उसको कितना कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। तो यहाँ बिना उसकी दूरी देखे उसको फिक्स है 4 दिवस का ही कार्यग्रहण काल दिया जाएगा जो APO चल रहा हो, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर में चल रहा होता है उसको। फिर क्वेश्चन 19 है, राज्य कर्मचारी जिसके कार्यभार में कई भंडारों का कार्य प्रभार देना सम्मिलित हो तो उसे कार्य हेतु कितने दिन का समय कार्यभार ग्रहण काल के अतिरिक्त दिया जा सकता है। मतलब किसी के पास जो स्टोर्स का जो है वो भी चार्ज हो और इस कार्य के लिए उसको फिर ज्वाइनिंग टाइम के अलावा कितना और समय दे सकते हैं, मतलब इस काम को मतलब जो इसका चार्ज है उसको हैंड ओवर टेकन ओवर के लिए किसी और को देने के चक्कर में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 7 दिन का टाइम उसको जो उसको ज्वाइनिंग टाइम बनता है उसके अलावा देय होगा। फिर क्वेश्चन 20 है, कार्यग्रहण काल में 30 दिन तक की वर्दी कौन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होगा। मतलब ज्वाइनिंग टाइम में 30 दिन तक की, 15 दिन तो मिलता है, 30 दिन तक की वर्दी कौन कर सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा विभागाध्यक्ष, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसमें वर्दी कर सकता है। फिर क्वेश्चन 21 है, कार्यग्रहण काल में 30 दिन से अधिक की वर्दी कौन कर सकता है। मतलब 30 दिन तक की तो विभागाध्यक्ष करता है और 30 दिन से ज़्यादा ज्वाइनिंग टाइम में कौन वर्दी कर सकता है, कौन बढ़ा सकता है उसको। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, प्रशासनिक विभाग, मतलब जो उसका कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा वो उसमें वर्दी कर सकता है। फिर क्वेश्चन 22 है, जयपुर कोषागार के अधिकारी को कार्यभार देने के लिए कार्यग्रहण काल के अतिरिक्त कितना समय दिया जाता है। तो अपन ने पहले ही बात की थी, जयपुर और जोधपुर के कोषागार के अधिकारियों को जो वर्क चार्ज है वो ट्रांसफ़र करने के लिए जो ज्वाइनिंग टाइम से अलावा जो समय दिया जाएगा वो 7 दिवस का दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 23 है, जयपुर और जोधपुर कोषागार को छोड़कर अन्य कोषागार के अधिकारी को कार्यभार देने के लिए कार्यग्रहण काल के अतिरिक्त कितना समय दिया जाता है। मतलब जयपुर और जोधपुर के जो अधिकारी होंगे उनको तो वर्क चार्ज जो होगा उसका ट्रांसफ़र के लिए 7 दिवस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जबकि और जितने कोषागार होंगे, जितनी ट्रेजरीज होगी उनके अफसर को 3 दिवस की एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए आएगा। फिर क्वेश्चन 24 है, राज्य कर्मचारी को 100 किमी दूरी पर स्थानांतरण के कारण पूर्व पद से दिनांक 12/10/2021 को मध्याह्न प्रसाद कार्य मुक्त किया गया। दिनांक 13 से 15 तक सार्वजनिक अवकाश था, वह किस दिनांक तक कार्यग्रहण काल का उपभोग कर सकता था। मतलब 100 किमी दूरी उसका ट्रांसफ़र हुआ और पूर्व पद से जो जहाँ से उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ वो 12 अक्टूबर 2021 को उसको आफ्टरनून में रिलीव कर दिया और 13 से लेके 15 अक्टूबर 2021 तक सार्वजनिक अवकाश था, मतलब पब्लिक हॉलीडे थे। तो किस दिनांक तक वो ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग करके ज्वाइन कर सकता है, किस दिन तक वो उसका उपभोग कर सकता है मतलब। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा क्या, 22 अक्टूबर 2021, मतलब 22 अक्टूबर 2021 तक वो ज्वाइनिंग टाइम का यूज़ कर सकता है और 23 तारीख को वो ज्वाइन कर सकता है। ऐसा क्यों कि 12/10 से उसको जो मिलेंगे कितने दिवस मिलेंगे, 100 दिवस, मतलब ये कैटेगरी ए में आ गया, 1000 किलोमीटर से कम है तो उसको 10 दिवस मिलेंगे। अब 12/10 जो है 12 अक्टूबर जो है उसको मध्याह्न पश्चात रिलीव हुआ है तो उस दिन को काउंट नहीं करेंगे, 13 तारीख से उसको काउंट होएंगे 10 दिन, तो वो 22 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ अपन ये बात कर रहे हैं तो यहाँ सार्वजनिक अवकाश भी आ रहे हैं, तो ये जो अगर उसके मध्य में आते हैं या पूर्व में आते हैं, कार्यग्रहण काल अवधि के पूर्व में आए चाहे मध्य में आए, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कार्यग्रहण काल अवधि के बाद आते हैं तो उनका फ़ायदा मिलता है, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है, उनका भी उपभोग वो उसके साथ कर सकता है। फिर क्वेश्चन 25 है, राज्य कर्मचारी का 500 किमी दूरी पर स्थानांतरण
होने के कारण पूर्व पद से दिनांक 10 अगस्त 2022 को मध्याह्न पूर्व कार्यमुक्त किया गया। कार्यग्रहण का काल पूर्ण उपभोग के तुरंत पश्चात 2 दिन का राजकीय अवकाश था। वह किस दिनांक तक कार्यग्रहण काल का उपभोग कर सकता था? मतलब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ट्रांसफ़र हुआ वो 500 किलोमीटर दूर हो गया है पूर्व पद से, और उसको जो उसका पूर्व पद था उसको 10 अगस्त को मध्याह्न पूर्व मतलब फोरनून में उसको रिलीव कर दिया, और जो उसका कार्यग्रहण काल जितना उसको बनता था उसका पूर्ण उपभोग के बाद जो 2 दिन का राजकीय अवकाश आ गया, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे आ गए, उसके बाद 2 दिन तक, तो वह किस दिन तक कार्यग्रहण काल का मतलब ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग कर सकता है, उसके बाद उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कितनी तारीख तक वो कार्यग्रहण काल पर रह सकता था। तो अपन जैसे नॉर्मली बात करें तो ये जो कैटेगरी ए वाली बात हो गई जिसमें 1000 किलोमीटर से दूर उसका ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका ट्रांसफ़र हुआ हो तो उसको 10 दिन का टाइम मिलता है। तो अपन नॉर्मली बात करें तो 10 दिन कब कंप्लीट होएंगे, 10 तारीख को उसको रिलीव किया है, वो मध्याह्न पूर्व कर दिया तो 10 तारीख भी काउंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से उसको 19 अगस्त तक कार्यग्रहण काल दे था और 20 तारीख को उसको ज्वाइन करना था। लेकिन अब 2 दिन की बाद छुट्टियां आ गई, गवर्नमेंट हॉलीडे आ गए, मतलब 20 और 21 का उसको गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, तो इस हिसाब से वो 21 तारीख तक कार्यग्रहण काल का उपभोग कर सकता है और 22 तारीख को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा 21 अगस्त 2022। फिर क्वेश्चन 26 है, राज्य कर्मचारी यदि कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं करता है तो उसके अनुपयोजित कार्यग्रहण काल को जोड़ा जाता है। मतलब कोई भी कर्मचारी जो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है उसका यूज़ नहीं करता और उसको बिना यूज़ किए ज्वाइन कर लेता है नए पद पर, तो जो अनयूज्ड जो कार्यग्रहण काल होगा, अनुपयोजित कार्यग्रहण काल, जो ज्वाइनिंग टाइम जो वो काम में नहीं लेता है उसको कहाँ जोड़ा जाएगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बे आएगा। ये अपन ने पहले भी बात की थी, उसके उपार्जित अवकाशों में मतलब पीएल में उसको जोड़ेंगे जितने कम वो यूज़ में लेता है। मान लो उसको 15 दिन दे है, वो 0 दिन मतलब पहले दिन ही ज्वाइन कर लेता है तो उसको 14 दिन कार्यग्रहण काल जो होंगे वो 14 दिन उसके पीएल में जुड़ेंगे, और अगर वो 5 दिन में ज्वाइन कर लेता है तो 10 दिन उसके पीएल में जुड़ते हैं। फिर क्वेश्चन 27 है, अनुपयोजित कार्यग्रहण काल अधिकतम कितने दिवस उपार्जित अवकाश में जोड़े जा सकते हैं? मतलब जो अनयूज्ड ज्वाइनिंग टाइम होगा वो मैक्सिमम कितने दिन तक पीएल में जोड़ सकते हैं? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा। क्यों आएगा 15 दिवस? वो इसलिए आएगा क्योंकि मैक्सिमम जो कार्यग्रहण काल किसी को दे है कर्मचारी को वो 15 दिवस है, तो 15 दिवस में से वो ये हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर ले, तो उसके 15 के 15 जो दिन होंगे जो ज्वाइनिंग टाइम के वो अनुपयोजित रह जाएंगे, तो इस हिसाब से सारे वो पीएल में जुड़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन 28 है, अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी सेवा 3 वर्ष से कम हो, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नए पद पर चयनित हो तो अवैतनिक कार्यग्रहण काल दिया जा सकता है। यदि कर्मचारी उसका उपभोग नहीं करे तो उसके उपार्जित अवकाश लेखों में कितने अवकाश जोड़े जाएंगे? मतलब कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी 3 साल की सर्विस नहीं हुई हो, 3 से कम की सर्विस हो, और वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे के कोई नए पद पर लग जाता है, उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, और तो उसको नए पद पर ज्वाइन करने के लिए जो कार्यग्रहण काल दिया जाएगा लेकिन वो अवैतनिक होगा, मतलब उसमें उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो यदि कर्मचारी उनका उपभोग किए बिना ही नए पद पर ज्वाइन कर लेता है तो उसके जो पीएल खाते में कितने अवकाश जोड़े जाएंगे? जो अनुपयोजित कार्यग्रहण काल में से जो उसने यूज़ नहीं लिए उसमें से कितने जोड़े जाएंगे? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, कोई अवकाश दे नहीं, मतलब कोई अवकाश नहीं जोड़े जाते, मतलब उस अवकाशों में से जो उसने अनुपयोजित वो होंगे कार्यग्रहण काल वो उसके खातों में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब अस्थायी कर्मचारी जिसकी 3 साल से कम की सेवा हो तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको कार्यग्रहण काल जो मिल रहा है वो अवैतनिक है, मतलब उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो इस वजह से उसके खातों में नहीं जोड़े जाएंगे। जबकि नॉर्मली जब वो कार्यग्रहण काल दे होता है उसमें उसको सैलरी मिलती है, इस वजह से जितने दिन वो कम बचा लेता है मतलब यूज नहीं करता उनको पीएल में जोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन 29 है, राज्य कर्मचारी का एक स्थानांतरण की अवधि में नवीन स्थान पर पदभार ग्रहण करने को कहा जाए तो जो पूर्व स्थान से भिन्न हो तो उसको कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। मतलब एक कर्मचारी का एक जगह से ट्रांसफ़र हो रखा है, वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ज्वाइन करने के बीच में ही है, मतलब अभी उसने नए पद पर ज्वाइन नहीं किया है, इसी बीच उसका तीसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, पूर्व स्थान से भी किसी नए स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको कितना कार्यग्रहण काल दिया जाएगा? तो इसके बारे में अपन ने बात की थी, यहाँ ऑप्शन से आएगा, पूर्व में दिए गए कार्यग्रहण काल के अतिरिक्त नए सिरे से पुनः कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। मतलब जिस दिन उसको ट्रांसफ़र हुआ है नई वाली जगह पर उस दिन तक का तो वो पुराना कार्यग्रहण काल काम में ले लिया, उसके बाद उसको नए दिन अगले दिन से जिस दिन उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर प्राप्त होंगे उसके अगले दिन से नए सिरे से पुनः कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 30 है, कार्यग्रहण काल में कर्मचारी को वेतन दे, मतलब ज्वाइनिंग टाइम में उसको कितना सैलरी मिलेगी, कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, पूर्व
पद पर प्राप्त वेतन के समान, परंतु स्थायी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब जो जहाँ से उसका ट्रांसफ़र हुआ है, जो पूर्व वाला पद है, जो उस पर जो उसको वेतन मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी, उसके बराबर उसको वेतन मिलेगा, लेकिन उसमें जो स्थायी यात्रा भत्ता है, जो उसको परमानेंट जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा था, वो उसको नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन 31 है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को स्थानांतरण में कार्य ग्रहण काल दिया जाता है। मतलब जो प्रोबेशनर ट्रेनी होगा, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनको कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, कितना कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा, कितना टाइम उनको दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए नए पोस्ट पे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, केवल यात्रा करने में लगा वास्तविक समय। मतलब इनको कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है, इनको सिर्फ जो यात्रा करने में वास्तविक समय लगेगा, जो एक्चुअल टाइम लगेगा नई जगह पर ज्वाइन करने में, जितना समय लगेगा वो यात्रा करने में, मतलब वहाँ तक पहुँचने में उसको जितना समय लगेगा सिर्फ उतना ही उसको देय होगा। तो यहाँ अपने बात की ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड जो अपने MCQs एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो अपन ने यहाँ कवर कर लिया। इस हिसाब से अपना RSR वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन GF&AR के MCQs की बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।